टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक भी कह सकते हैं, और इनको जनरली हम पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं कि पॉली मीन्स मेनी एटम्स जॉइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर में कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम और मास में, तो वो मिलके बनाते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया था कि लेट्स से हमें कंपाउंड चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन स्पेसिफिक तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ पे इनका रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम क्या रहता है 1:2, और इनका जो मास का रेशियो है वो भी फिक्स रहता है, दैट इज 3:8. So compounds are formed when the atoms of different elements they combine in definite proportion of mass and volume, they form compounds like we have taken the example. तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मैं ऐसे कार्बन पूरा लिखकर डाइऑक्साइड लिखने की बजाय केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर केमिकल फॉर्मूलाज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, उसको हम बेटर समझते हैं लिखना CO2, बेटर देन राइटिंग देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और वो कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। लाइक इफ आई नीड टू राइट हाइड्रोजन सल्फाइड, आई विल राइट एज H2S. If I need to write zinc sulfate, it is written as ZnSO4. If I need to write, let's say, carbonic acid, I'll write H2CO3. Sulfuric acid as H2SO4. Hydrogen chloride as HCl. So that means all the compounds, they are written by the molecular formulas. अब देखिए ये कैसे पता लगता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे, तो उन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को बनाने के लिए हमें वैलेंसीज, रेडिकल्स, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। हम सब पढ़ेंगे, सीक्वेंस पे चलते हैं आगे। अब रेडिकल्स, वैलेंसीज पढ़ने से पहले हम एटम और आयन का डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। देखिए एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, आपको पता है। अब एक एटम जो होता है उसके अंदर, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स बुलाते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम न्यूट्रॉन्स बुलाते हैं, जो अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स भी बुला सकते हो, इट इज बेटर टू कॉल देम एज पॉजिटिव नेगेटिव इन स्पाइट ऑफ कॉलिंग देम विद प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो आई कॉल दोस पार्टिकल्स एज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स एटम को बना रहे हैं। अब एक जो एटम होता है, कोई भी एटम ले लो आप, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नंबर रहता है नेगेटिव पार्टिकल्स का। तो ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई तरह का, किसी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। अब किसी कारण से अगर उसमें पॉजिटिव पार्टिकल का नंबर इंक्रीज कर जाए या नेगेटिव पार्टिकल का नंबर इंक्रीज कर जाए या किसी एक का डिक्रीज या एक का इंक्रीज कर जाए, तो एटम जो है, एटम न्यूट्रल नहीं रहता। एटम न्यूट्रल नहीं रहता क्योंकि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स का नंबर इक्वल नहीं रहता। तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड एज आयन। तो आप समझे एटम और आयन का बेसिक डिफरेंस है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, एटम न्यूट्रल है, पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल्स की इक्वल है। बट आयन के अंदर एटम के ऊपर चार्ज हो जाता है, चार्ज एटम इज इटसेल्फ कॉल्ड एज आयन बिकॉज उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स का नंबर सेम नहीं रहता। अब वो नंबर सेम क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो नेगेटिव पार्टिकल्स या तो ले लेते हैं बाहर से या नेगेटिव पार्टिकल्स दे देते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। इसको और अच्छे से आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में जान पाओगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि एटम पे चार्ज आ जाए तो आयन बोलते हैं। अब चार्ज कैसे पता लगता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा? जोन से तरह के पार्टिकल्स उसमें ज्यादा होंगे वही चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव होगा।
अब लेट्स से 2 पॉजिटिव ज्यादा है तो चार्ज भी 2 पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव ज्यादा है तो चार्ज भी 2 नेगेटिव होगा। अब ऐसे ही हमारे पास है आयन, तो आपको मैं बता चुकी हूँ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, आयन। अब एटम्स पे चार्ज दो तरह का होता है, या तो नेगेटिव, दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज एन एटम, मैंने ये जो सर्कल की फॉर्म में एटम बनाया है। अब एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम एनायन बुलाते हैं, एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम केटायन बुलाते हैं। अब एनायन कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा है और पॉजिटिव पार्टिकल्स कम है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स ज्यादा है और नेगेटिव पार्टिकल्स कम है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा क्यों हुए, क्योंकि इसने बाहर से नेगेटिव पार्टिकल्स गेन कर लिए। जितने नेगेटिव पार्टिकल्स गेन किए यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब केटायन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स ज्यादा है। कैसे पॉजिटिव पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, क्योंकि इसने अपने नेगेटिव पार्टिकल्स किसी को लूज कर दिए, दे दिए, तो जितने लूज कर दिए उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और उतना आपने इस पे पॉजिटिव लगा दिया और ये बन गया केटायन। तो आप समझे, एटम पे चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज तो एनायन, पॉजिटिव चार्ज तो केटायन। नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, कैसे, उसने बाहर से गेन कर लिए वो नेगेटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज तो उसमें पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा हो गए क्योंकि उसने अपने नेगेटिव लूज कर दिए किसी को, तो जितने लूज किए उतना पॉजिटिव ज्यादा और उतना चार्ज आ गया और तो बन गया केटायन। तो केटायन को आप बुला सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं कि किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बन जाता है केटायन, और ये नेगेटिव पार्टिकल्स लूज करने से बनता है। नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स भी बताया ना मैंने आपको, कि बोल सकते हैं, तो दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द रीजन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से कम हो जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली एटम में जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है ना। अब अगर ये लूज कर देंगे, लेट्स से यहाँ पे 16 नेगेटिव थे और 16 ही पॉजिटिव थे, अगर इसने एक लूज कर दिया तो नेगेटिव रह गए 15 और पॉजिटिव रह गए 16। क्या चीज ज्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज ना, कितने नंबर से, 1, तो इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास बनते हैं केटायंस। सिमिलरली एनायंस हो गए कि एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, इन्होंने नेगेटिव पार्टिकल्स गेन कर लिए, तो नॉर्मल एटम से इनके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा हो गए। लेट्स से दोबारा एग्जांपल लेते हैं, एक एटम है आपके पास, उसके पास नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं 16 और पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं 16। अब उसने बाहर से नेगेटिव पार्टिकल्स गेन कर लिए, लेट्स से 17 हो गए, लेकिन पॉजिटिव पार्टिकल्स तो 16 ही रहे ना, तो क्या चीज ज्यादा हो गई, नेगेटिव पार्टिकल्स। कितने से, 1 से, इसलिए उसके चार्ज आ गया 1 नेगेटिव। अगर 2 ज्यादा हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 नेगेटिव, 3 ज्यादा हो जाएंगे तो 3 नेगेटिव। तो कौन से भी तरह का चार्ज जितने मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड का उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाए। अब हमारे पास है वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम, कोई भी एटम कितने नेगेटिव चार्जेस दे सकता है या कितने नेगेटिव चार्जेस ले सकता है, वो होती है उसकी वैलेंसी। अब कितने नेगेटिव लेगा या कितने नेगेटिव देगा वो कुछ सर्टेन रूल्स पे डिपेंड करता है, वो रूल्स हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितने नेगेटिव चार्जेस वो दे रहा है या कितने नेगेटिव चार्जेस वो ले रहा है, उस अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही है। और ये वैलेंसी डिपेंड करती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जिनको आप अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वीडियो में समझ पाएंगे। तो अभी के लिए लेट्स से अगर मैं लिख देती हूँ सोडियम की वैलेंसी है N पॉजिटिव, तो आपको समझ जाना है पॉजिटिव का मतलब इसके पास पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा है, और कितने से ज्यादा है, 1 नंबर से ज्यादा है, क्योंकि किसी के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 ही होता है ना, तो इसकी वैलेंसी हुई +1। और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स कैसे ज्यादा हो गए, क्योंकि उसने एक नेगेटिव पार्टिकल किसी को दे दिया। लेट्स से अगर मैं कहती हूँ सल्फर की वैलेंसी है 2 नेगेटिव, इसका मतलब इसमें नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा है, पॉजिटिव से कितने से, 2 नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा है, क्योंकि इसने बाहर से नेगेटिव पार्टिकल्स गेन कर लिए। तो यहां भी आप वैलेंसी को सिर्फ इतना ही समझो, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव और उसने वो गेन करा है या लूज किया है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी डिटेल में आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम इसको और अच्छे से समझाएंगे,
ये चैप्टर करने के बाद जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम करोगे तो आपको वैलेंसी का इशू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं किया तो हमें वैलेंसी को यहाँ पे अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लोगे तो आप किसी की वैलेंसी भी फाइंड आउट खुद कर पाओगे, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा उसको। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, फिक्स्ड, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आयरन, आपको पता है आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव भी है और 3 पॉजिटिव भी है। सिमिलरली कॉपर की वैलेंसी 1 पॉजिटिव भी है और 2 पॉजिटिव भी है। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है लेड की वैलेंसी 2 पॉजिटिव भी है और 4 पॉजिटिव भी है। तो कहने का मतलब है कि वैलेंसी एक भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है और वैलेंसी चेंज भी हो सकती है। जो छोटी वैलेंसी वाला होगा उसके नाम के पीछे हम ऐड करते हैं सफिक्स OUS, और जो बड़ी वैलेंसी वाला होता है उसके नाम के पीछे लगा होता है एक। जैसे अगर मैं आपसे कहूं फेरस, तो आपको फेरस से समझ जाना है, FER का मतलब फेरस का मतलब ये फेरम से रिलेट हो रहा है, मतलब ये आयरन की बात हो रही है। अस का मतलब आयरन की छोटी वैलेंसी की बात हो रही है, दैट इज 2 पॉजिटिव। अगर मैं आपसे बोलूं फेरिक, अगर मैं आपसे बोलती हूँ फेरिक का मतलब भी क्या है, फेरिक का मतलब भी है Fe, लेकिन IC का मतलब है यहाँ पे आयरन की बड़ी वैलेंसी मतलब 3 पॉजिटिव की बात हो रही। सिमिलरली क्यूप्रस, क्यूप्रिक, प्लम्बिक, इस तरह से अस और एक लगाकर आप पहचान पाते हो नाम से ही कि वैलेंसी कौन सी यूज हुई। अब रेडिकल्स हम किसे बुलाते हैं? देखिए जो वैलेंसी होती है उसमें तो एक ही एलिमेंट होता है और उसके ऊपर चार्ज होता है। Na पॉजिटिव कह लो, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ba पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, इस तरह से। लेकिन रेडिकल्स किसको कहते हैं? रेडिकल्स मतलब जब एक एटम के अलावा इसमें कोई और भी एटम हो और उस पर चार्ज भी हो। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट एक रेडिकल है और उसको लिखने का तरीका क्या है, CO3, और इसको बोलेंगे 2 नेगेटिव, 2 माइनस नहीं 2 नेगेटिव बोलते हैं इसको। अब देखिए ये एक रेडिकल है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव में क्या फर्क देख पा रहे हो आप? इसमें सिर्फ कार्बन है, इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और चार्ज भी है, चार्ज इस पे भी है। तो रेडिकल का मतलब है जहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाएंगे और उस पे चार्ज भी होगा और वो पॉलीएटॉमिक आयन बन जाएगा और इसको हम बुलाएंगे रेडिकल। फॉर एग्जांपल वी हैव नाइट्रेट। नाइट्रेट हमारे पास होता है NO3 नेगेटिव। ये अलग अलग तरह के आपके पास एटम्स आ गए ना और चार्ज भी है। सिमिलरली नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, हमारे पास होता है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव। तो इस तरह से बहुत से रेडिकल्स हैं जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है, तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बना पाएंगे। तो केमिकल फॉर्मूला इज एक्चुअली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, और केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हमें वैलेंसीज और रेडिकल्स अच्छे से लर्न करने। लेट्स से वी हैव हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या है H पॉजिटिव और इस पे चार्ज क्या है +1। सोडियम इज Na पॉजिटिव, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड इज Cl नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव, क्लोरेट इज ClO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव, बाइसल्फेट इज HSO4 नेगेटिव, परमैंगनेट इज MnO4 positive, barium is Ba2 positive, magnesium is Mg2 positive, cupric is Cu2 positive, ferrous is Fe2 positive, aluminium is Al3 positive, antimony is Sb3 positive, boron is B3 positive, ferric is Fe3 positive, phosphate is PO4 3 negative. Let's make a few chemical formulas. तो देखिए आप कैसे बनाएंगे केमिकल फॉर्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलती हूँ कि आई नीड अ फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? तो आपको सोडियम ऑक्साइड का जब फॉर्मूला बनाना है तो आपको पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। आप उसका सिंबल लिख लीजिए, ऊपर उसकी वैलेंसी डाल दीजिए। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2
नेगेटिव। ये आप पहले से ऑलरेडी लर्न आपको होना चाहिए। अब जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो एक क्रिस क्रॉस मेथड से बनाएंगे कि Na को आप Na लिखेंगे, O को आप O ही लिखेंगे उसके नीचे। ये क्रॉस जो मैंने लगाई है इसका मतलब है कि जो इसकी वैलेंसी है वो इसके पाव में आ जाएगी और जो इसकी वैलेंसी है वो Na के पाव में आ जाएगी, मतलब वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो आप O को 1 लिखिए या नहीं लिखिए, आपको पता है 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा Na2O। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहती हूँ कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड, तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। पहले आप कैल्शियम का सिंबल लिखिए, क्लोरीन का, उनकी वैलेंसीज लिखिए ऊपर, क्रिस क्रॉस करिए, Ca यहीं पे रहेगा, Cl इधर ही, इसकी वैलेंसी इसके पाव में और इसकी वैलेंसी 1 है, उसको लिखना जरूरी नहीं है। तो फॉर्मूला आ गया कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। देखिए जब आप इंटरचेंज करते हैं वैलेंसीज तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते हैं, वहां पे सिर्फ जो वैल्यूज होती हैं 2, 1, 3 उनको दूसरे के पाव में आप लिख देते हैं। सिमिलरली अगर रेडिकल का यूज हो गया, लेट्स से मैं आपको कहती हूँ कि मुझे फॉर्मूला चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, आई नीड अ फॉर्मूला फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करिए। अब जब आपने क्रिस क्रॉस किया तो NH के पाव में ऑलरेडी 4 है, वो ऐसे ही रहेगा, और OH आप ऐसे लिख देंगे, दोनों की वैलेंसी 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है और फॉर्मूला बन गया NH4OH। अब लेट्स से मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम मतलब Na वैलेंसी पॉजिटिव, कार्बोनेट का मतलब CO3 और ऊपर 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करिए, Na ही रहेगा, CO3 ही रहेगा, इसकी वैलेंसी है 2 जो कि Na के पाव में आ जाएगी और इसकी वैलेंसी है 1 जिसको लिखना जरूरी नहीं, तो फॉर्मूला बन गया Na2CO3। तो इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। तो आई थिंक यू गॉट इट। देखिए केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के लिए वैलेंसी रेडिकल सिंबल्स अगर नहीं आएंगे तो आप कभी केमिकल फॉर्मूलाज नहीं बना पाएंगे। तो पहले आप सिंबल्स, वैलेंसीज, रेडिकल्स ये अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इंटरचेंज उनकी वैलेंसीज को कर पाएंगे। अब आपके पास है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास दोनों एक तरह से सेम ही होता है। ये जो मॉलिक्यूल का मास है ये हम एटॉमिक मास को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल जो है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मुझे मास चाहिए तो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बन का मास आपको पता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसमें C और O दोनों इन्वॉल्व है। तो आपने क्या करना है, कितना एक एलिमेंट है इनटू उसका एटॉमिक मास प्लस, क्योंकि अलग अमाउंट हो जाए, अलग एलिमेंट हो जाएगा, कितने नंबर है इनटू उसका एटॉमिक मास। अब देखिए कार्बन या 1 है तो 1 लिख लेती हूं मैं। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ये आपको गिवन होंगे एटॉमिक मासेस पर, थोड़ा आइडिया आपको भी होना चाहिए। ये हो गया कार्बन। अब C और O दोनों आपस में लिंक्ड है लेकिन ये दोनों अलग है, तो बीच में मैं साइन लगाती हूँ प्लस का। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो टोटल मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 44 ग्राम्स। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली आप देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकालना है, तो पहले आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। अब इस 2 का मतलब है, और ये कैल्शियम बाहर है, मतलब इसमें 1 कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 3 into 2 6 आपके पास ऑक्सीजन है। अब एक कार्बन का मास होता है 12, तो 1 into 12 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 into 1, एक कार्बन का होता है 12, 2 into 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, सो 6 into 16। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 into 12 हो गया आपके पास 12, 2 into 1 हो गया 2, ये आपके पास हो गया 24, और 16 into 6 आपके पास हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 36, 3 कैरी 96 हो गया। तो टोटल कर लीजिए आप इसको, तो आपके पास आ गया 14, 24 और 96। तो टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ गया 8 और 6 आपके पास होते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 1 कैरी 10, 11, 12 and 13. Sorry, 9, 12, 11, 12, 13, yes, 134.
सो इट्स मास इज 134 और जब मैं इसमें ग्राम्स लिख दूंगी तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज 134 ग्राम्स। और कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। सिमिलरली आपके पास है जिंक सल्फेट, तो आप जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। जिंक का मास होता है 65, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16। अब इसमें एक जिंक है 65, एक सल्फर है 32 और 4 आपके पास ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू 16, तो 65 प्लस 32 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 24, 264। इस टोटल अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 65, 64 और 32, which comes out to be 9, 2, 11, 1 carry, 12, 13, 14, 15, 16. That is 161 grams. If I am wrong somewhere in calculation, तो आप इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा। आपको समझ तो आ गया ना कि करना कैसे है। Similarly, अमोनियम क्लोराइड which is NH4Cl, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 14, 4 इंटू 1 4 और 35.5। ठीक है, इसको हम टोटल कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 18 और 35.5 को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 5 9 10 11 12 13 3 एंड 1, तो ये आपके पास हो गया 53.5 ग्राम्स। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करेंगे, उसी को आप फॉर्मूला मास कहते हैं। अब हमारे पास है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो ये मास परसेंटेज बिल्कुल उस तरह से निकाली जाती है जैसे कि अगर आपका रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल, संस्कृत सबके मार्क्स होते हैं, है ना। तो सबके मार्क्स लेट से जो भी मार्क्स आपके आते हैं इसके अंदर, तो एक आपका टोटल बन जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि इंग्लिश की परसेंटेज कितनी रही, आपको इंग्लिश के मार्क्स से कितना आपकी परसेंटेज में वेटेज बना, तो आप कैसे निकालते हो? इंग्लिश के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सिमिलरली कंपाउंड में जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है जैसे कि CaCl2 कुछ भी है तो इसमें कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है, तो किसी भी एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है मास में इस पूरे के मॉलिक्यूल के कंपाउंड के, वो आप निकाल सकते हो। जिसका मास निकालना है उसका मास आप ऊपर रखो, मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका आपको सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास मतलब मॉलिक्यूलर मास इस पूरे का इनटू 100। अब सपोज अगर मैं आपको कैल्शियम का निकालने को बोलूं तो ऊपर मैं कैल्शियम का मास रखूंगी, नीचे मैं टोटल कैल्शियम क्लोराइड का मास रखूंगी और इनटू 100 कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा मास परसेंटेज। क्वेश्चन करते हैं इस पे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। अब देखिए जो कॉपर सल्फेट है दैट इज CuSO4, कॉपर का मास होता है हमारे पास 64, सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन होता है 16। ठीक है, अब मास परसेंटेज में आपको कॉपर का मास चाहिए तो ऊपर आप लिखेंगे मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड आप टोटल मॉलिक्यूलर मास लेंगे कॉपर सल्फेट का और इनटू 100। अब कॉपर सल्फेट में एक ही कॉपर है और एक कॉपर का मास होता है 64, तो ऊपर आप लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि हम सॉल्व कर लेते हैं इसका। CuSO4 में Cu 64 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 96 प्लस 4 इंटू 16 करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 4 6 24 4 64। इसको हम ऐड कर लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी 10 और ये आपके पास हो गया 16, तो मतलब 160 इसका मास है। 160 इंटू 100, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे 2 5 2 8, आपको पता ही है किस तरह से हम करते हैं। अब 8 8 आपके पास क्या होता है? 8 8 64 होता है, तो ये कट गया, तो ये आपके पास कितना आ गया? 40%। तो इसमें कॉपर का जो मास है जो कॉपर सल्फेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज 40% इज द मास परसेंटेज। अब एक और क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन के अंदर तो क्या था, आपको मासेस नहीं दिए थे तो आपने एटॉमिक मास को यूज करके सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको मास दिया गया है, आपको दिया है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड,
मतलब जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो 4.9 ग्राम्स है, इसके अंदर 0.1 ग्राम्स हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर 1.6 ग्राम है एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। रेस्ट इज ऑक्सीजन का मतलब है इन दोनों को प्लस करके 4.9 में से अगर आप माइनस कर दो इसको, इन दोनों को प्लस कर लो तो ये आपके पास आ गया 1.7। तो अगर आप 1.7 माइनस कर लो तो ये आपका ऑक्सीजन का मास हो गया, दैट इज 3.2। अब आपको मास परसेंटेज सब एलिमेंट्स की निकालनी है। अब जब आपको हाइड्रोजन की मास परसेंटेज निकालनी है तो आप ऊपर हाइड्रोजन का मास रखेंगे, नीचे टोटल मास रखेंगे इनटू 100। अब हाइड्रोजन का मास कितना है 0.1, तो ये आ गया आपके पास 0.1। टोटल मास है आपके पास 4.9 इंटू 100, तो ये आपका आंसर हाइड्रोजन का मास परसेंटेज आपके पास निकल जाएगा। सिमिलरली सल्फर का चाहिए तो सल्फर का मास रखिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास सल्फ्यूरिक एसिड का 4.9 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सल्फर का आ जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का चाहिए तो ऑक्सीजन का मास लिखिए 3.2 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, सो दिस गिव्स यू मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो आप समझ आ गए कि किस तरह से अपनी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है और मास परसेंटेज निकालना है। जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। अब देखिए मोल का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो ग्रोसर होता है वो 12 बनानास दे देता है, कि डजन का मतलब था 12। ऐसे अगर हम कहते हैं फोर्टनाइटली, इसका मतलब क्या होता है 14। अगर आप कहते हो वीकली, वीकली का मतलब क्या होता है 7। तो इसका मतलब कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ क्वांटिटीज होती है जो नंबर को स्पेसिफाई करती है। सिमिलरली अगर हम मोल की बात करते हैं तो मोल का मतलब क्या होता है 6.022, मैं लिख देती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं आपसे बोलती हूँ 1 मोल ऑफ एटम, इसका मतलब इसमें कितने एटम्स है, इसका मतलब इसमें इतने एटम्स है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ 1 मोल ऑफ आयरन, इसका मतलब उसमें कितने आयन्स है, उसके अंदर इतने आयन्स है। तो मतलब जहां पे भी मोल वर्ड यूज होगा उसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर भी बुलाते हैं। अब देखिए मोल कंसेप्ट करने से पहले कुछ मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी जिनको आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको कभी भी किसी का मोल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। ठीक है, अगर वो एटम है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो ये फॉर्मूला सेम रहता है, बस एटॉमिक मास को आप किससे रिप्लेस कर देते हो, मॉलिक्यूलर मास से। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मास पूछा हो, ये गिवन मास, तो ये तो इजी है कि आप मोल और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मॉलिक्यूल है तो मोल और मॉलिक्यूलर मास को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें नंबर आपको फाइंड करना हो किसी चीज का, तो उसमें आप क्या करते हो, पहले मोल फाइंड करते हो और उसको अवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये एक फॉर्मूला रहता है। सिमिलरली हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन हो कि विच हैज मोर एटम्स, किसके अंदर मोर नंबर ऑफ एटम्स है, तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। ये तो एक सिंपल तरीका है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में आप मोल फाइंड कर लो, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके अंदर एटम्स ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट इनटू मोल्स, आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे आपका गिवन मास कितना है 12 ग्राम्स। एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास लोगे, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो मोल कितने हुए आपके पास, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 4 द 8, तो आपके पास मोल कितने आ गए 3/4 मोल। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन गैस है, मतलब यहाँ मॉलिक्यूल है, तो गिवन मास तो आपके पास 12 ही है, तो आपको मोल जब फाइंड करने होंगे तो आप इसमें गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास विच इज 16 इंटू 2 क्या बन गया 32, इसको काट लीजिए, 2 6 द 12, 2 16 द 32, 2 3 द 6,
अगेन 2 8 द 16, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 3/8 मोल। तो इस तरह से आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विच हैज मोर एटम्स 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। मैंने आपसे बताया था जहां पे भी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस का क्वेश्चन होता है वहां पे हम मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ मोल फाइंड कर सकते हो, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके अंदर एटम्स भी ज्यादा होंगे। तो सोडियम की बात करें तो 100 ग्राम्स गिवन मास है और एटॉमिक मास है 23, सो दैट मींस 100/23। और यहाँ पे आपके पास आयरन के केस में 100/56, तो आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए। जिसको डिवाइड करके आंसर मोल्स जिसके ज्यादा आएंगे उसका उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। जैसे अगर सोडियम के केस में डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 4.3 मोल्स, और यही अगर आप आयरन के केस में डिवाइड करते हो 100/56 करके तो आपके पास आंसर आएगा 1.7। तो यहाँ सोडियम के मोल्स ज्यादा है तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स भी सोडियम के अंदर ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपको मास फाइंड करना है। मोल्स दिए हुए हैं और यहाँ ऑक्सीजन एटम है। आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। तो मोल आपके पास है 0.2, गिवन मास आपको फाइंड करना है लेट्स से x, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16, तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 16 इंटू 0.2, इसको आप काट लीजिए तो आपके पास आ गया ये 32/10 which comes out to be 3.2 grams। ऐसे यहाँ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स लेने हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास यूज करना पड़ेगा विच इज 18, आप निकाल लेंगे ना 2 + 16 करके। तो यहाँ पे मोल्स है आपके पास 0.5, मास आपको फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर मास है 18, तो x आपके पास हो गया 0.5 इंटू 18, इसको कट कर लीजिए 5 to the 10 to 9 द, तो आपके पास मास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का आ गया 9 ग्राम्स इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं और आपको मास दिया हुआ है। देखिए आयरन आर्टिकल है, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोल निकाल के अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो मोल कैसे निकालोगे आप, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास, और अवोगाड्रो नंबर आपके पास हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए। इसको हटाया तो आपके पास 3 जीरोस आ गई, इसको भी एक डेसिमल को हटाओ आपके पास 4 जीरोस आ गई। ये 4 जीरोस ऊपर जाके माइनस हो गई, तो 23 में से जब आप 4 जीरोस माइनस कर दोगे तो ये आपके पास बचेगा 19, ठीक है। तो ये 10 की पावर सारी खत्म हो गई, वी आर लेफ्ट विद 23 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 6022 और इंटू 10⁻19 हम सॉल्व कर चुके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा 2473.3 इंटू 10⁻19। अब आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर इन 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर। सल्फर एग्जिस्ट एज S8 और एक सल्फर का मास होता है 32, तो इसका मास हो गया 32 इंटू 8 16 1 256। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है, पहले मोल निकालना है इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल आपके पास आ गया 16 ग्राम्स अपॉन 256 इंटू अवोगाड्रो नंबर, राइट। या डेसिमल हटा देते हैं आप, तो इस डेसिमल को अगर हम हटाते हैं ऊपर ले जाएंगे माइनस करेंगे 10⁻20 रह गया, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए 16/256 इंटू 6022। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 376.3 into 10⁻20. So these number of molecules are present in this much gram of solid sulfur. Thank you for watching this video.